हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं और आज मैं संपूर्ण पेडागोजी लाया हूं और यह वीडियो आपको सीटेट में 80 से अधिक नंबर ज़रूर दिलाएगा। मैंने आज की वीडियो में संपूर्ण पेडागोजी लाया है और इसी से लगभग क्वेश्चन बनता है और यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर आप में धैर्य होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। आइए हम सबसे पहले अपने टॉपिक में आज राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इसको हम लोग देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसको हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको हम लोग एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। ये एनसीएफ 2005 क्या है गाइस, आज हम लोग समझते हैं। ये एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म होता है नेशनल, एन से नेशनल, सी से करिकुलम, एफ से फ्रेमवर्क, ये 2005, ठीक है। और इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। ये एक्चुअली क्या है, यह एक डॉक्यूमेंट है, यानी दस्तावेज है। ये एनसीएफ 2005 क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो कैसा डॉक्यूमेंट है, ये सरकार का बनाया एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि बच्चे को किस तरह से और क्या पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 कहता है कि एक टीचर को अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, इसकी जानकारी गाइड एनसीएफ 2005 देता है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 एक डॉक्यूमेंट है और इसमें यह बताया गया है कि बच्चे को किस तरह से और क्या पढ़ाना है, ठीक है। ये तो आप समझ लिए एनसीएफ 2005 क्या है। अब देखो, अब इसको हम दूसरे शब्दों में यूँ कहो कि एनसीएफ 2005 एक ऐसी सीढ़ी है, जैसे हम लोग छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी की ज़रूरत होती है ना, तो उसी तरह एनसीएफ 2005 टीचर का एक सीढ़ी है जिस पर टीचर चढ़कर अपने स्टूडेंट को शिक्षा के सर्वोच्च गंगा में स्नान करा सकता है। यूँ कहो एनसीएफ 2005 टीचर के लिए एक सीढ़ी है जिस पर टीचर सवार होकर अपने बच्चे को सर्वोच्च विकास, सर्वोच्च प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकता है, ठीक है। देखो, वैसे एनसीएफ 2005 जो है बहुत बड़ा है, लेकिन एनसीएफ 2005 का जो है मेन 5 सिद्धांत है, इसको हम लोग समझते हैं। ये काफ़ी अहम है और इस पर ही हमारा पेडागोजी बनता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब आपको रटंत प्रणाली से हटना पड़ेगा, आपको रटने से दूर जाना पड़ेगा, आपको सीटेट के एग्ज़ाम में समझना पड़ेगा। तो देखिए, पहला सिद्धांत क्या है, अगर आप एक टीचर हो, लाइक एज टीचर, तो आप बच्चे को रटंत प्रणाली से दूर रखो, बच्चे को रटाओ मत, बच्चे को समझाओ, बच्चे को अब तोता मत बनाओ भाई। यदि रोड सिस्टम के इर्द गिर्द भी बच्चे को नहीं लाना है, यदि वास्तव में बच्चे को तोता नहीं बनने देना। बच्चा रट लिया लेकिन उसके अंदर समझ विकसित नहीं हुआ, तो एनसीएफ का ऐसा नहीं है। अब आप बच्चे को रटंत प्रणाली से दूर रखो, बच्चे को तोता मत बनाओ, ठीक है। तो ये इसका एनसीएफ का पहला थ्योरी है, ठीक है। दूसरा है, यह जो आपका पाठचर्या है, यह जो आपका करिकुलम है, ये बाल केंद्रित होना चाहिए। आपका करिकुलम, आपका पाठचर्या बच्चे पर केंद्रित हो, बच्चे का भला कैसे हो यह आपका करना है, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। आप किताबों पर अपनी पढ़ाई के स्टाइल को केंद्रित मत करो भाई, बच्चे पर सेंटर करो, सेंट्राइज्ड करो, ठीक है। यदि आपका पाठचर्या कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित। तो एनसीएफ का पहला सिद्धांत क्या है कि रटंत प्रणाली से आप दूर रहो, बच्चे को दूर रखो, पाठचर्या बाल केंद्रित हो। तीसरा जो है गाइड कि स्कूल का जो एजुकेशन है उसमें नाना प्रकार का गतिविधि शामिल हो। आप बच्चे को पढ़ाते हो तो हर एक तरह का एक्टिविटी कराओ, तरह तरह का क्रियाकलाप कराओ, हर तरह का गतिविधि शामिल करो ताकि बच्चे का प्रोग्रेस हो। तो एनसीएफ कहता है कि स्कूल का एजुकेशन में डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ शामिल हो। तीसरा इसका थ्योरी है।
चौथा कहता है नॉलेज को स्कूल के बाहरी लाइफ से जोड़ो। बच्चे को जो आप ज्ञान देते हो वो स्कूल के बाहरी लाइफ से भी जोड़ो। बच्चे को स्कूल की दुनिया से बाहर निकाल कर भी उसे समझाओ, सिखाओ। अगर बच्चे को समझाना है तो उसको खेत ले जाओ, खलिहान ले जाओ। आप इसको स्कूल के बाहरी दुनिया से भी रखो ताकि उसका परिपक्व नॉलेज उसको मिले, उसके नॉलेज में सही से डेवलपमेंट हो सके। तो नॉलेज को स्कूल की बाहरी लाइफ से जोड़ना है, ठीक है। सिर्फ स्कूल के अंदर में ही मत रखो, इसको बाहरी लाइफ से भी जोड़ो। ये चौथा थ्योरी है। और पांचवा जो थ्योरी है, स्टूडेंट को इस तरह से निर्मित करो, अपने स्टूडेंट को इस तरह से बनाओ कि वह राष्ट्रीय मूल्यों को सिर्फ समझे ही नहीं अपितु उस पर इस तरह से चले उसको देखकर लोगों को गर्व महसूस हो। स्टूडेंट के अंदर राष्ट्रीय मूल्य विकसित हो, वह अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचे। जैसे कोई बच्चा है, अब वो स्कूल में तोड़ फोड़ कर रहा है, डेस्क तोड़ देता है, फैन तोड़ देता है, स्कूल के गार्डन का पौधे उखाड़ देता है, वो समझे, वो राष्ट्रीय मूल्य को समझे, वो अपने देश को समझे, उसके अंदर देशभक्ति की भावना आए। इस तरह से तैयार करो। तो ये एनसीएफ का 5 थ्योरी है। समझ गए हो? पहला थ्योरी क्या है? रटन प्रणाली से बच्चे को दूर रखो, आपका करिकुलम बाल केंद्रित हो, स्कूल में हर तरह का एक्टिविटी हो, नॉलेज को बाहरी लाइफ से जोड़ो, स्टूडेंट को इस तरह से बनाओ कि वो राष्ट्रीय मूल्यों को समझे, ठीक है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एनसीएफ 2005 का इम्पोर्टेंट सजेशन पढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण सुझाव। गाइस, ये आपको पेडागोजी में बहुत अधिक हेल्प करेगा। यूँ कहिए ना, इस पर आपको क्वेश्चन भर भर कर आएंगे। आप सिर्फ पेशेंस से वीडियो को देखो। बच्चे को स्वयं से सीखने दो। बच्चे गलती करे तो करने दो, कोई बात नहीं है, गलती से ही वह सही करेगा। बच्चे को स्वयं करने दो, स्वयं करके सीखने दो, बच्चा बहुत अच्छा से लर्निंग करेगा। तो एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे को स्वयं से सीखने दो, ठीक है, क्योंकि ट्राई एंड ट्राई मस्ट बी सक्सेस। दूसरा बात है भाई, लर्निंग में रिपीटेशन ना हो, वरना बालक ऊब जाएगा। अर्थात बालक को एक ही तरह का चीज़ बार बार मत सिखाओ या कराओ। अब बच्चे को आप जोड़ बनवा रहे हो, अब बार बार रोज डेली का डेली जोड़ बनवाओगे, बच्चा ऊब जाएगा। उसको बदल बदल कर दो। जैसे हम आपको यूँ कहते हैं, आप रोज़ एक ही तरह का खाना खाते हो तो ऊब जाते हो ना। रोज़ आप मान लो शाकाहारी खाते हो तो आपको मांस खाने का मन करता है, या आप रोज़ मांस खाओगे शाकाहारी खाने का मन करेगा। तो उसी तरह बच्चा को एक ही चीज़ रिपीटेशन मत करो। अगर आप एक टीचर हो तो बच्चा को एक ही चीज़ मत सिखाओ, उसको बदल बदल कर सिखाओ ताकि बच्चा उबे नहीं। समझ रहे हो ना? फिर देखो, बच्चे में डर पैदा नहीं करो। पहले ज़माना में गुरुजी मोटी मोटी छड़ियाँ रखते थे, बच्चे को पूरा पीटते थे। बच्चे में डर पैदा नहीं करो, बच्चे को हतोत्साहित नहीं करो। बच्चे को आप ऐसे मत बोलो कि तुम गधा है, उल्लू है, तुम कुछ नहीं कर सकता, इस तरह नहीं करो। बच्चे में डर नहीं पैदा करो, बल्कि उसके जगह पर उसको इंजॉय दो, मज़े से सीखने दो। बच्चा में डर ना हो, बच्चा में इंजॉय पैदा करो, बच्चा को पढ़ाई में आनंद आए। इस तरह का इन्वायरमेंट आप तैयार करो कि बच्चा इंजॉयबल हो जाए, वो इंटरेस्ट ले पढ़ाई, उसको डर शब्द को हटा दो। ऐसा कहता है एनसीएफ 2005 कि बच्चे में डर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बच्चे का भाषा संस्कृति को रिस्पेक्ट दो। अगर मान लो बच्चा अगर कोई अपना मदर टंग है, जैसे मान लो कोई भी भाषा, वो तेलुगु बोलता हो, संथाली बोलता हो, कोई भी भाषा है उसका, कोई भी संस्कृति, उसका रिस्पेक्ट करो ताकि बच्चा हतोत्साहित नहीं हो। उसके लैंग्वेज को, उसके कल्चरल को आप एक टीचर के रूप में रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो, उसको हतोत्साहित मत करो, ठीक है ना। जो प्राइमरी लेवल का बच्चा है, जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है, 1 to 5 वाला है, उसका लैंग्वेज और मैथ को इम्पोर्टेंट जगह दो। यानी प्राइमरी लेवल में 1 to 5 में लैंग्वेज को, भाषा को और मैथ को आप इम्पोर्टेंट रखो। इस दोनों पर अधिक फोकस करो, ठीक है। ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। क्लास आपका मल्टीगुनल होना चाहिए, यानी बहुभाषिक होना चाहिए। यानी आपके क्लास में कम से कम 3 लैंग्वेज को जोड़ो आप। जैसे मान लो कोई बच्चा का मदर टंग हिंदी है, ठीक है, तो आप हिंदी के साथ में इंग्लिश जोड़ दो, फिर उसका एक और कोई चॉइसेस चीज़ जैसे संस्कृत जोड़ दो। तो आप क्लास में 3 लैंग्वेज को जोड़ो, ऐसा कर रहा है। यानी क्लास जो होना चाहिए मल्टीगुनल होना चाहिए, बहुभाषिक होना चाहिए, ठीक है।
अब देखो एनसीएफ 2005 कहता है कि प्राइज और पनिशमेंट को लिमिट करो। देखो भाई पनिशमेंट तो दो ही नहीं, एनसीएफ 2005 कहता है पनिशमेंट तो दो ही नहीं, बच्चे को सजा तो दो ही नहीं। चलो ठीक बात है। अब जैसे प्राइज को लिमिट करो, जैसे मान लो अब एक बच्चा से आपने क्लास में क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब दे दिया तो आपने उसको एक प्राइज़ दे दिया, फिर बोला फिर प्राइज़ दे दिया, फिर बोला फिर प्राइज़ दे दिया। इस तरह से बार बार प्राइज़ मत दो, क्योंकि ऐसे देने से बच्चा के अंदर घमंड की भावना आ जाएगी। ऐसा एनसीएफ 2005 का उसको जब बच्चा बहुत अच्छा कोई काम करे तब उसको प्राइज़ दो, क्योंकि बार बार प्राइज़ दे दोगे ना तो प्राइज़ का मज़ा ही किरकिरा जाएगा। और पनिशमेंट जो हल्का आप अनुशासित रखो, ये नहीं कहते बच्चा को आप उदंड बना दो, उसको आँख का डर दो, लेकिन आप पनिशमेंट बार बार नहीं दो, थोड़ा सा सिर्फ अपना एक हल्का सा एक क्या कहते हैं उसको डिसिप्लिन रखो, पनिशमेंट नहीं देना, ऐसा एनसीएफ कहता है। अब देखो आप एक टीचर हो, आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाओ। पहले ये देखो कि बच्चा जो चीज़ जान रहा है ना वो जाने चीज़ को फिर बताओ, फिर उसको अनजान चीज़ की ओर ले जाओ, बच्चा ज़्यादा सीखेगा। आप बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाओ, कहीं आप ऐसा ना कर दो बच्चा जो चीज़ नहीं जानता उसको पहले सिखाओ, बाद में वो जानता है तो कोई फायदा नहीं होगा। एनसीएफ कहता है कि बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाइए और मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाइए और एजुकेशन दीजिए। मूर्त मतलब जिसको वह देख सके, छू सके, महसूस कर सके, उस चीज़ से आप जिसको वह नहीं देख सके तब ले जाओ, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाओ और मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाओ। ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है, ठीक है। फिर एनसीएफ 2005 कहता है कि इन्फॉर्मेशन को नॉलेज मत बनने दो, कोई सूचना है उसको ज्ञान नहीं बनने दो। जैसे देखो हमने आपको कहा कि देखो भाई कल हम आपको फलना चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपका इन्फॉर्मेशन हुआ, ये नहीं कि ज्ञान हो गया। कल हम आपको पढ़ाएंगे ये आपने जान लिया तो क्या होगा, आपका सीटेट एग्जाम क्रैक हो जाएगा ये सुनने से नहीं। इन्फॉर्मेशन को नॉलेज मत बनाओ, ठीक है। और एक जो सबसे अहम बात है गाइस कि देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल, दीज आर फ्लोइंग। ये भाषा का 4 स्किल है। हियरिंग जिसको हम लोग सुनना बोलते हैं, लैंग्वेज का एक स्किल है सुनना, एक है स्पीकिंग जिसको हम लोग बोलना बोलते हैं, एक है बोलना, और एक है रीडिंग जिसको हम लोग पढ़ना बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है राइटिंग लिखना। ये भाषा के 4 कौशल हैं। तो देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल, भाषा के क्या है 4 कौशल हैं। कौन कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो गाइज 1 मिनट, अब देखो भाई एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि मोटी किताब और बड़ा पाठ्यक्रम से बच्चे को दूर रखो। मोटा मोटा किताब, बड़ा बड़ा पाठ्यक्रम, ये बच्चा के अंदर क्या कर देता है, हीन भावना जागृत करता है। आप बच्चे को मोटी मोटी किताब से दूर रखो, ऐसा एनसीएफ कहता है। बड़ा बड़ा जो पाठ्यक्रम उससे बच्चे को दूर रखो, ठीक है। क्लास में अगर आप टीचर हो उपदेश मत दो, खाली आप उपदेश दोगे तो उससे कुछ काम नहीं चलेगा, एनसीएफ कहता है। बल्कि क्लास को डेमोक्रेटिक बनाओ, लोकतांत्रिक वातावरण दो, बच्चे को आज़ादी दो। आप बच्चे पर एक टीचर के रूप में तानाशाही शासन नहीं करो कि टीचर की मेरा ही मन चलेगा। बच्चे को आप लोकतांत्रिक वातावरण दो, बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ऐसा एनसीएफ 2005 का कहना है गाइस। अगर स्कूल में लाइब्रेरी है तो बच्चे को अपने चॉइस से, अपने पसंद से किताब को पढ़ने दो। ये नहीं कि टीचर के रूप में आप थोप दो, तुम हिस्ट्री पढ़ो, तुम ये पढ़ो। बच्चा को चॉइस से पढ़ने दो, जो उसको अच्छा लग रहा है पढ़ने दो, उस पर आप दबाव मत डालो, ठीक है। स्कूल के प्रोग्राम में पेरेंट्स को भी जोड़ो, क्योंकि जब बच्चा अपने पेरेंट्स को देखेगा तो वो मोटिवेट होगा। जैसे ही देखेगा कि बच्चा मेरा पेरेंट्स भी स्कूल के गतिविधि में भाग ले रहा है तो उसके अंदर एक उत्साह जागृत होगा। तो स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो पेरेंट्स को भी उसमें जोड़ो। अगर स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें मनोरंजन के जगह पर वास्तविक बातों से अवगत कराओ। जैसे मान लो कि आपके स्कूल में रिपब्लिक डे हो रहा है, वहाँ डांस मत कराओ, वरन रिपब्लिक डे के बारे में बताओ, उसके बारे में समझाओ, बच्चे को वास्तविक बातों से अवगत कराओ। तो आप क्या करो, बच्चे को वास्तविक बातें बताओ। जैसे मान लो आप इंडिपेंडेंस डे कर रहे हो, आप बच्चे को
डांस करवा रहे हो या सिंगिंग करवा रहे हो, उसके जगह पर आप वास्तविक बातों को बताओ कि हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं, इसके बारे में यानी वास्तविक बातों से अवगत कराओ, वरना मनोरंजन मत कराओ। ठीक है। टीचर को रिसोर्स समय पर मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि टीचर को वह सही समय पर सही संसाधन उपलब्ध कराए ताकि वह बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है। बच्चे के अंदर यह भावना पैदा करो कि वह टीचर को एक बहुत बड़ा रिसोर्स समझे। एक बच्चा जो है अपने टीचर को बहुत बड़ा संसाधन समझे, और वाकई में एक टीचर बहुत बड़ा संसाधन है। अब देखो एनसीएफ 2005 कहता है सभी स्टूडेंट्स के लिए समावेशी वातावरण तैयार करो, अर्थात सभी बच्चे को एक ही तरह का शिक्षा देने का व्यवस्था करो। अब अगर क्लास में जितने बच्चे हैं सबको एक ही तरह का शिक्षा दो ताकि उसके अंदर हीन भावना नहीं हो। समावेशी शिक्षा का मतलब है एक क्लास में जितने बच्चे हैं सबका एजुकेशन सेम होना चाहिए। ये आपका क्या है? ये आपका समावेशी है। ठीक है, समझ रहे हो। अब बालक के सर्वांगीण विकास वाली पाठचर्या हो। आपका जो पाठचर्या होना चाहिए वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। स्टूडेंट के लेवल का ही पाठ्यक्रम बनाओ। जिस लेवल का स्टूडेंट है उसी तरह का पाठ्यक्रम दो, उसी तरह का चीज़ करवाओ। अब यार बच्चा मान लो 2 में पढ़ता है और उसको आप थ्योरम बनवाते हो, a+b का होल स्क्वायर बनवाते हो, आप कैसे टीचर हो यार? ये समझो कि बच्चा का कद क्या है। 2-3 में पढ़ता है, आप उसको a+b का होल स्क्वायर बनवाते हो, उसको आप थ्योरम बनवाते हो, तो आप टीचर सही नहीं हो। आप एनसीएफ का पालन नहीं करते। एनसीएफ कहता है आप ऐसे नहीं करो। स्टूडेंट का जो लेवल है उसके लेवल में आप एजुकेशन दो। ठीक है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। एनसीएफ क्या कहता है कि करके सीखो, बच्चे को करके सीखने दो। बच्चे को निरीक्षण विधि पर फोकस करवाओ। बच्चे जब करके सीखेंगे ना तो बहुत अच्छे सीखेंगे। बच्चा खुद से निरीक्षण करेंगे, खुद से देखेंगे, और जब सीखेंगे तो बच्चा बहुत दिल से सीखेगा। ठीक है। टीचर जो है वो बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है, बहुत बड़ा सुगम करता है। वो बच्चे को टीचिंग देते समय विभिन्न उपाय का सहारा ले। भाई आप एक टीचर हो और आप राष्ट्र निर्माता हो, आप बच्चे के भविष्य को संवारने वाले हो, आप एक बहुत बड़े फैसिलिटेटर हो। आपको तरह तरह के मेथड का सहारा लेना पड़ेगा कि बच्चा किस मेथड से मेरा अच्छा प्रोग्रेस करे। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हो। और देखो पेडागोजी में यह चीज़ आपको बहुत ही योगदान देगा, बहुत ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। देखो जैसे आप कभी क्वेश्चन में केवल शब्द को देखोगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर आपको सिर्फ रहे, मात्र रहे, ऑनली, केवल रहे, सजा रहे, दंड रहे, पनिशमेंट रहे, ये सब निगेटिव वर्ड है। ये सब समझो बच्चे को अंधेरे गर्त की ओर ले जाने वाला चीज़ है, यानी ये सब निगेटिव वर्ड है। यानी टीचिंग लाइन में केवल नहीं चलता है, निगेटिव है, सिर्फ नहीं चलता है। जिस भी क्वेश्चन में आप देखोगे निगेटिव समझना। मात्र नहीं चलेगा, ऑनली नहीं चलेगा, सजा नहीं चलेगा, दंड नहीं चलेगा, पनिशमेंट नहीं चलेगा, ये सब निगेटिव वर्ड है। समझ रहे हो। अब देखो जहाँ सक्रिय की बात आए, एक्टिव की बात आए, जहाँ भी एक्टिव शब्द की बात आएगा वो एक्टिव क्या होगा? आपका पॉजिटिव वर्ड है। जैसे बच्चा कोई चीज़ में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, एक्टिव है, तो आपका ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। समझ, सहभागिता, कोई चीज़ में बच्चा भाग ले रहा है, शामिल ले रहा है, पॉजिटिव वर्ड है। अगर एजुकेशन बाल केंद्रित हो, पॉजिटिव वर्ड है, देखते ही करेक्ट मारो। समावेशी शिक्षा हो, बच्चे को एक ही तरह का एजुकेशन दे रहा है, पॉजिटिव वर्ड है। क्रियाशीलता, बच्चा एक्टिव है, कोई चीज़ में क्रिया कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, पॉजिटिव है। बच्चे को अवसर दे रहे हो, चांस दे रहे हो, मौका दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है। जहाँ विविधता शब्द आए, पॉजिटिव है, उसके विविधता का सम्मान करो, और भी पॉजिटिव है। विभिन्नता रहे, पॉजिटिव है। समझ रहे हैं ना। अगर बच्चा को आप सहारा दे रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव है। बच्चा को पुंगड़ या ढांचा, कोई चीज़ का स्ट्रक्चर बनाकर दे रहे हो, पॉजिटिव है। बच्चा का सर्वांगीण विकास हो, पॉजिटिव है। आप देखते ही सही मारो। जहाँ भी सक्रिय आए, पॉजिटिव है। सहभागिता आए, पॉजिटिव है। बाल केंद्रित है, पॉजिटिव है। समावेशी शिक्षा है, पॉजिटिव है। क्रियाशीलता देखो, पॉजिटिव है। अवसर देखो, पॉजिटिव है। विविधता का सम्मान, पॉजिटिव है। विभिन्नता, पॉजिटिव है। सहारा देना, पॉजिटिव है। पाल या ढांचा, पॉजिटिव है। सर्वांगीण विकास, पॉजिटिव है।
अगर आप कभी क्वेश्चन में हतोत्साहित शब्द देखते हो, बच्चा को हतोत्साहित कर देते हो, निरुत्साहित शब्द आ जाए, ये क्या निगेटिव है गाइस? आपका निगेटिव है। दंड देना बिल्कुल निगेटिव है। बच्चा को एनसीएफ कहता है दंड नहीं दो। शिक्षक का कठोर रवैया, शिक्षक का कड़ा रवैया बिल्कुल गलत, निगेटिव है। बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं, निगेटिव है। केवल आए निगेटिव है, ही आए निगेटिव है, भी आए निगेटिव है। कोई चीज़ याद करना, रट्टू जैसे आ जाए, तोता जैसे शब्द आ जाए, रट्टो, ये चीज़ रट कर आना बिल्कुल गलत। समझना, बच्चे को समझने पर बल दो। कंठस्थ कर लेना बिल्कुल गलत। कंठस्थ के जगह पर को बच्चे को समझ विकसित करे। कोई भेदभाव नहीं करो। एक टीचर हो, आपके अंदर न जाति पाति का भेदभाव हो, न आपके लिए अमीर गरीब हो, आपके लिए सब समान है। आप बच्चे में कोई भी भेदभाव नहीं करो। जैसे अगर आपके हाथ में 5 उंगली है, आप पाँचों का इज्जत करते हो ना। सोचो अगर पाँचों में से एक उंगली गायब हो जाएगा तो क्या हाल होगा हाथ का। आप टीचर हो, सभी बच्चे को एक तरह से देखो, भेदभाव नहीं करो। जो भेदभाव करता निगेटिव है। अपग्रेडिंग, बच्चे को नंबर नहीं दो, इतना तुम्हारा ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, सी ग्रेड आया, बच्चे के अंदर हीन भावना हो जाएगा। उसको ए ग्रेड आया, हमको डी आया, बच्चा में के अंदर हीन भावना हो गया। ये ग्रेडिंग को ख़त्म करो, निगेटिव है। रैंकिंग, तुम्हारा ये रैंक आया, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, ये रैंक को भाई मारो गोली, ये निगेटिव है। ठीक है। जहाँ भी निष्क्रिय की बात आए तो निगेटिव है, सक्रिय आए तो पॉजिटिव है। कठोर अनुशासन, एकदम क्लास में एक शब्द बोलेगा नहीं वरना चमड़ी छील देंगे। कठोर अनुशासन निगेटिव बात है, गलत बात। तुलना नहीं करो, वो बढ़िया है, तुम कमजोर हो, तुम गधा हो, तुम भैंस हो, तुम उल्लू का पट्टा हो, तुम उल्लू का दामाद हो, ये सब नहीं, तुलना मत करो। शिक्षक केंद्रित अगर पढ़ाई हो जाए बिल्कुल गलत। बाल केंद्रित हो, शिक्षा केंद्रित निगेटिव है। बच्चे को खाली स्लेट मत समझो, कोरा कागज नहीं समझो। अरे भाई, बच्चा बहुत बड़ा नन्हा वैज्ञानिक है, ये लिटिल साइंटिस्ट है। आप इसको कोरा कागज मत समझो, खाली स्लेट मत समझो। जहाँ भी व्यावसायिक शिक्षा आ जाए निगेटिव है। अब देखो कुछ पॉजिटिव वर्ड और है गाइस, जैसे बच्चा में जिज्ञासा आ गया, क्यूरियोसिटी आ गया, बहुत बढ़िया बात है, पॉजिटिव है। बच्चा जितना जिज्ञासु होगा उतना आगे बढ़ेगा। लगाव, बच्चे को कोई चीज़ से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, जहाँ देखो पॉजिटिव है। प्रोत्साहन, हौसला अफजाई, पॉजिटिव है भैया। संसाधन, पॉजिटिव है। अब दृश्य, श्रव्य सामग्री, देखने वाला चीज़, सुनने वाला चीज़ आपका क्लास में अटैच है। आप टीचर हो, बच्चे को कुछ दिखाकर समझा रहे हो, कुछ सुनाकर समझा रहे हो, पॉजिटिव है। विभिन्न तरह का एक्टिविटी, ये पॉजिटिव है। वास्तविकता, ये भी पॉजिटिव है। अब गाइस हम लोग NEP 2020 पर चर्चा करेंगे। NEP का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में यह लागू हुआ। यहाँ देखो 10+2 के जगह पर एजुकेशन 5+3+4 की नई व्यवस्था लागू होगा, जिसमें फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी होगा। अब देखो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं बड़े मज़े से कि ये NEP 2020 क्या है। थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन भर भर कर आते हैं और ये आपको पेडागोजी में काफ़ी हेल्प करेगा। गाइड, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पेशेंस बनाकर वीडियो को देखो और वीडियो को इतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो है, यह आपके जीवन को बदल देगा। आपको CTET यह वीडियो क्रैक करा के रहेगा। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को 2-4 बार देख लोगे और सही से समझ लोगे तो आपका समझो पेडागोजी सॉल्यूशन। और अगर आपका पेडागोजी सॉल्यूशन हुआ गाइस तो आपका CTET एकदम क्रैक हो जाएगा। आप CTET में गर्दा उड़ा दोगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अब समझिए NEP 2020, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और इसी कमेटी ने मई 2019 में NEP तैयार किया, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार किया। ठीक है। पहले हमारे यहाँ अभी जो हमारे देश में है 10+2 वाली एजुकेशन प्रणाली है ना, लेकिन जब ये NEP 2020 देश में लागू होगा तब ये 10+2 व्यवस्था नहीं चलेगा। तब क्या चलेगा? 5+3+3+4 का नई एजुकेशन व्यवस्था को ढाला जाएगा, लागू किया जाएगा।
अब समझिए ये 5 + 3 3 + 4 का क्या एजुकेशन व्यवस्था है। ठीक है, देखो इसको 4 पार्ट में बांटा गया। देखो ये 5 है ना, 3 है और 4 है। तो पहला स्टेज जो होगा ये फाउंडेशनल होगा। ये फाउंडेशनल जो होगा ये 5 साल का फाउंडेशनल होगा, समझ रहे हो। ये 5 साल तक बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा। इसमें बच्चा जो है 3 साल जो है वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। ये आंगनबाड़ी जो 3 साल जाएगा बच्चा वहाँ खेलेगा कूदेगा, हल्का फल्का पढ़ेगा, बच्चा इंजॉय वाला जीवन जिएगा। ठीक है, 3 साल तक। अब जो 2 साल बचा इसमें 1 साल जो है फर्स्ट क्लास में रहेगा, फिर 1 साल सेकेंड क्लास में रहेगा। ठीक है, तो ये 5 साल जो हो जाएगा ये फाउंडेशनल है। ठीक है, उसके बाद बच्चा फिर जो है प्रिपरेटरी में जाएगा और वहाँ 3 साल रहेगा। ठीक है, इसमें 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक पढ़ेगा बच्चा। कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, परीक्षा सब सुपरगांड, कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो। फिर बच्चा देखिए 5 साल तो हो गया, फिर ये 3 साल हो गया, फिर देखिए 3 साल ये मिडिल कहलाएगा। इसमें 6 से 8 तक पढ़ेगा 3 साल। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर एजुकेशन को जोड़ा जाएगा और एक सब्जेक्ट वोकेशनल जोड़ेगा। बच्चा का जो मन होगा अपने इच्छा चुनेगा, पेंटिंग चुनेगा, ड्राइंग चुनेगा, जो होगा वो अपना वोकेशनल चुनेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद फिर जो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी में 9 से लेकर 12 तक होगा। ये 4 साल का होगा, समझिए। 5 साल का फाउंडेशनल होगा, 3 साल का प्रिपरेटरी होगा, 3 साल का मिडिल होगा और 4 साल का सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी में 9 से 12 तक होगा, 4 साल का। अब देखो पहले क्या होता था, 10th के बाद आप कोई आर्ट्स ले लेता था, कोई साइंस ले लेता था, कोई कॉमर्स ले लेता था। अब देखो अगर कोई 10th के बाद आर्ट्स ले लिया तो उसको तो एकदम पागले समझाता था, एकदम मूर्ख आदिराज है। कोई कॉमर्स लिया चलो भाई ठीक, और जो साइंस लिया तो वो तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बन गया। ठीक है, लेकिन अब जो होगा ना 10th के बाद, अब ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये सब का झंझट खत्म। आपको मल्टीपल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यानी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना वो चॉइस करो और मज़े से पढ़ो। सोचो हम लोग के टाइम में ऐसा होता कितना मज़ा आता, क्योंकि भाई हमको मैथ बड़ा अच्छा लगता था। अब देखो लाचारी हमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, लाचारी हमको बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। जब ये व्यवस्था रहता तो कितना मज़ा आता। अब क्या करेंगे भाई, आप लोग मजा लो। ठीक है, तो अब क्या होगा 10 के बाद आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये सब का झंझट खत्म हो जाएगा। 9th से ये लागू हो जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट लेंगे, यानी जो सब्जेक्ट में उसका चॉइस है आप लो और खूब पढ़ो। ठीक है, अब देखो NAP कहता है कि पढ़ाई जो है संरचनात्मक समझ पर होगा, न कि रचनात्मक। यानी बच्चा को तोता नहीं बनने देना, पायलट से दूर रखना, बच्चा को समझदार बनाना है, वो समझ विकसित करे। बच्चा को बहुभाषिकता का प्रोत्साहन देना होगा। और अब ये एग्जाम होगा नहीं तो फिर कैसे होगा, ये परख नामक सेंटर का स्थापना होगा। एक सेंटर बनेगा परख, जहाँ बच्चे को परखा जाएगा कि बच्चा कितना पानी में है। ठीक है, वहाँ बच्चे का इवोल्यूशन होगा, मूल्यांकन होगा। परख सेंटर में बच्चे को देखा जाएगा। अब बच्चे के अंदर सिर्फ समझ विकसित होना चाहिए, इस तरह का NAP 2020 कहता है। तो आई होप गाइज आप आज के इस पेडागोजी वीडियो को अच्छे से समझ में गए होंगे। अगर सही मायने में आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो आप एक लाइक अवश्य करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो मिलता रहे। और आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ताकि हम जैसे छोटे यूट्यूबर का हौसला अफजाई हो। आपको वीडियो वाचिंग के लिए जय हिंद, जय भारत।